हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम को आगे बढ़ा रहे थे। हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी को पढ़ लिया था। पिछली वीडियोस में हमने प्रारंभिक वैदिक काल को या पूर्व वैदिक काल को भी पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। इसका पूरा परिचय देखेंगे कि इसका क्या समय था, किस वजह से इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, या इससे जुड़े जो भी सामाजिक, आर्थिक और जो भी राजनीतिक तथ्य हैं उन सबको भी हम देखेंगे। तो एक एक करके आइए हम सभी चीजों को समझ लेते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। वीडियो आप देखिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से और लाइक बटन के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है उत्तर वैदिक काल। बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो पूर्व वैदिक काल है, तो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो भी समय है उसको बोलते हैं हम उत्तर वैदिक काल। यानी पूर्व वैदिक काल के बाद जो भी समय आया है वो है उत्तर वैदिक काल। और इस काल में क्या हुआ था कि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा यजुर्वेद, उपनिषद, आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी की रचना का जो काल है वो है उत्तर वैदिक काल। और जो पूर्व वैदिक काल है, इस काल में मुख्य रूप से ऋग्वेद की रचना हुई थी। क्योंकि ऋग्वेद पहला और सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो इसकी रचना हुई थी वैदिक काल में, यानी पूर्व वैदिक काल में। क्योंकि वैदिक काल को दो भागों में बांटा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जो वैदिक काल है उसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। एक है पूर्व वैदिक काल, और जो दूसरा है वो है उत्तर वैदिक काल। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, जो है वो है वैदिक काल का दूसरा भाग। यह है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। मुख्य रूप से आज हम उत्तर वैदिक काल को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसके परिचय को देख लिया कि उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके इसके और भी जो भी तथ्य हो सकते हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके एक एक तथ्यों को। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमने क्या देखा कि जो ऋग्वेद के अलावा और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब की रचना उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हुई थी। अब इसका जो उत्तर वैदिक काल का हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये उत्तर वैदिक काल कहाँ से कैसे शुरू हुआ, तो मुख्य रूप से हम अगर इसके स्रोत की बात करते हैं तो मृदभांड और लौह अर्थ हो गया लोहा, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये समय उत्तर वैदिक काल है। तो मुख्य रूप से मैंने आपसे क्या बताया कि अगर इसके स्रोत की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल के स्रोत की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से दो स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। एक स्रोत है आपका मृदभांड। मृदभांड क्या होते हैं? मिट्टी के जो कुछ ऐसे पात्र होते हैं या बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मृदभांड। और इनकी क्वालिटी 4 प्रकार की आपके उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली। और दूसरा जो स्रोत है वो है लोहा या लौह बोलते हैं इसे, लौह। तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से हमने स्रोत देखे। एक तो आपका जो है मृदभांड है, दूसरा आपका लोहा है। अब 4 प्रकार के मृदभांड मैंने आपको बताया। तो एक जो इसका मृदभांड है वह है लाल काला मृदभांड। दूसरा जो मृदभांड है वो है आपका सिर्फ लाल मृदभांड। इसके अलावा जो तीसरा है वो चित्रित धूसर मृदभांड है। इसके अलावा जो चौथा है वो है NBW
NBW किसको हिंदी में हिंदी में लिख देते हैं उत्तरी काला चित्रित मृदभांड। मृदभांड से रिलेटेड एक मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाकर के उसको चैनल पर देख सकते हैं। तो 4 प्रकार के मृदभांड, लाल काला मृदभांड, लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काला चित्रित मृदभांड, ये 4 प्रकार के मृदभांड देखने को मिले। इसके अलावा जो लौह है ये सबसे प्रमुख ये एक हम कह सकते हैं इसकी खोज हुई, या सबसे पहले जो अगर लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो वह उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो आइए लोहे से जुड़े जो भी तथ्य होंगे उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि 4 प्रकार के मृदभांड हैं। अब लोहे के उपयोग को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो लोहे के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जो लोहा है सबसे पहले इसका उल्लेख, तो लोहे का जो पहला उल्लेख है, लोहे का पहला उल्लेख ये आपके यजुर्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? यजुर्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है आपको पहला उल्लेख। अब जब लोहे का उल्लेख यजुर्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है तो यजुर्वेद की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि जो लोहा है उसका पहला उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिला है। अब जो लोहा है इसका अगर हम प्रयोग देखें, इसके प्रयोग को देखें तो इसके प्रयोग के आधार पर मनुष्य के जीवन में तमाम परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा लौह क्रांति। क्या हो जाएगा? लौह क्रांति हो जाएगा। लौह क्रांति। अब लौह क्रांति क्या हो जाएगा, क्यों है, इन सभी चीज को एक एक करके हम देख लेते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया लौह क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था कि लोहे के तमाम उपकरण बने, लोहे के उपकरण बने। अब वो उपकरण कौन कौन से हो सकते थे? वो उपकरण हो सकते थे कृषि के, वो उपकरण हो सकते हैं युद्ध के अस्त्र हो सकते हैं, युद्ध के अस्त्र भी हो सकते हैं। अब युद्ध के अस्त्र के अंतर्गत हम देख लेते हैं तो कुछ निम्न प्रकार के कुछ ऐसे अस्त्र हैं जैसे कि भाला है या बर्छी है। भाला बर्छी के अलावा जो तीर के जो नोक होते हैं, तीर के नोक जो कि लोहे के बने होते थे। तो तीर के नोक, भाला, बर्छी ये सभी युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्र हैं जिसके माध्यम से ये युद्ध में लड़ते थे और लड़ने के बाद कुछ विजय इनको प्राप्त होती थी। तो इससे इनके जीवन में जो युद्ध है उसका उपयोग करने लगे। इस प्रकार के अस्त्रों का युद्ध में इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा कुछ ऐसे जो कृषि उपकरण थे, कृषि उपकरण के कारण क्या हुआ कि जो गंगा और यमुना का जो दोआब था, उसकी सफाई में क्या हो गया, सुगम्यता आ गई, सुगम्य हो गया, इसकी सफाई करना सुगम्य हो गया। और क्या हो गया कि दोआब की सफाई करने के बाद उस क्षेत्र की ये कृषि करते थे। कृषि करने के बाद इनका जो क्षेत्र था इसका धीरे धीरे विस्तार प्रारंभ हो गया और इनका विस्तार ये प्रारंभ हो गया। यानी जो आर्य थे इनके क्षेत्र का विस्तार होने लगा। किसका विस्तार होने लगा? इनके क्षेत्र का विस्तार होने लगा। अब जब इनके क्षेत्र का विस्तार होने लगा तो क्षेत्र के विस्तार के बाद मैंने आपको बताया कि चूंकि पूर्व वैदिक काल में जो आर्य थे इनका जीवन स्थायी नहीं था, स्थायी निवास नहीं था और ना तो राजा का कोई बहुत बड़ा प्रमुख पद हुआ करता था। कबीलाई संरचना थी, बड़ी सरल संरचना थी और एक कबीले में रहते थे। कबीले के माध्यम से इनका पूरे राज्य का संचालन होता था। स्थायी निवास नहीं होता था, इसकी वजह से स्थायी इनकी सेना भी नहीं हुआ करती थी। जिस समय आवश्यकता होती थी वही ग्रामीण के लोग या सेनानी लोग मिलकर के युद्ध लड़ते थे। तो उस युद्ध लड़ने के बाद ये फिर से अपने आम जीवन में हो जाते थे। यानी स्थायी सेना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और राज्य के जरूरी तत्व उपस्थित नहीं थे जिसके माध्यम से ये पता चले कि राज्य है। यहाँ पर हमने देखा कि जो कृषि के जब चूंकि लौह का पहला उल्लेख दिया है यजुर्वेद में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का पहला प्रयोग देखा गया।
और इस प्रयोग के कारण बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन परिवर्तन के कारण इसको लौह क्रांति कहा गया। लौह क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि लोहे के कुछ ऐसे उपकरण हुए और लोहे के उपकरण के कारण इन मनुष्यों के या इन आर्यों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोहे का प्रयोग कर रहे हैं आर्य, लेकिन अगर ये बात करते हैं इनका जो पहली धातु, पहली ऐसी कौन सी धातु थी, पहली धातु जिसका इस्तेमाल ये आर्य करते थे तो वो था तांबा। इस बात को आप याद रखिएगा कि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका उपयोग आर्य पहले किया करते थे, तो वो धातु थी तांबा। इसके अलावा हमने क्या देखा कि तांबा तो है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लोहे की, तो लोहे के इस्तेमाल के कारण इनके जो कृषि जीवन में बड़ी सुगम्यता आई, जो कृषि जीवन में परिवर्तन आया और युद्ध के अस्त्र ये बनाने लगे, जिसके अंतर्गत भाला है, बर्छी है, तीर के नोक है, उसके लोहे की बनी होती थी तीर की नोक। तो कृषि का विस्तार हुआ। कृषि के विस्तार के कारण इनके जीवन में जो राज्य का कॉन्सेप्ट है, राज्य का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, राज्य का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। अभी ये पूर्ण रूप से स्थायी राज्य नहीं था, स्थायी राज्य नहीं था, जीवन स्थायी नहीं था, लेकिन यहां से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है कि हाँ ये स्थायी निवास की ओर बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आर्य थे इनका क्षेत्र का विस्तार हुआ, इनके क्षेत्र का विस्तार हुआ और संपूर्ण उत्तर भारत के साथ में ये पूरे मध्य देश तक ये इनका विस्तार होता चला गया। और जो मध्य देश यानी जो विंध्याचल का जो क्षेत्र है, जो भी विंध्याचल का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मध्य देश, और वहां तक इनका पूरा विस्तार होता चला गया, क्षेत्र का विस्तार इनके होता चला गया। अब यहाँ पर कृषि जो सुगम्यता आ गई तो उसके कारण क्या हो गया कि जो सिल्क उत्पादन बढ़ा, क्या हो गया? सिल्क का उत्पादन बढ़ा और जिसके कारण क्या हो गया कि राज्य अधिक शक्तिशाली होने लगे। राज्य क्या हो गए? शक्तिशाली होने लगे। क्यों शक्तिशाली होने लगे? क्योंकि जो भी सिल्क उत्पादन होता था तो क्या होता था, ये प्रजा से कर लेने लगे। ये प्रजा से कर लेते थे और कर लेने के बाद उसका उपयोग जो है राज्य के विस्तार के लिए करने लगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो लौह क्रांति थे उसके कारण कितने कुछ परिवर्तन इन आर्यों के जीवन में या उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जो कि परुषणी, जिसका आधुनिक नाम रावी है, उसके तट पर हुआ था। और ये जिन दो कबीलों के बीच में युद्ध हुआ था, उत्तर वैदिक काल में ये कबीले एक हो जाते हैं और एक होने के बाद कुरु और पांचाल नामक जो वंश की स्थापना हो जाती है। तो कौन कौन से ऐसे वंश थे जिनके मिलने के कारण कुरु और पांचाल नामक जो पूरा वो शुरू हो गया था, इनके वंश की स्थापना हो गई थी। तो मुख्य रूप से हम इनको भी देख लेते हैं। आप कहे थे 10 राज्य युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था रावी नदी के किनारे। रावी आज जो इसे बोलते हैं परुषणी नदी, प्राचीन नाम इसका परुषणी है, इसके तट पर हुआ था। इसके तट पर यह युद्ध हुआ था। लेकिन ये जो पुरु थे, जिन दो कबीलों के बीच में युद्ध हुआ था, तो जो पुरु थे और जो भरत वंश था, इनके मिलने से कुरु नामक नए वंश की स्थापना हो गई। और ये कुरुओं की जो पहली राजधानी थी, कौन सी? मैंने पहले तो कुरु की स्थापना हुई, कुरु वंश की, और जो कुरु वंश थे, इनकी जो कुरुओं की पहली राजधानी थी वो थी आसंदीवत इनकी पहली राजधानी थी, या प्रारंभिक राजधानी भी बोल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं कि जो प्रारंभिक इनकी राजधानी थी कुरुओं की, वो थी आसंदीवत। लेकिन बाद में इनकी राजधानी हो गई हस्तिनापुर। बाद में इन कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो गई थी। इसके अलावा अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो जो सरस्वती और जो इसकी सहायक नदी है दृश्यवती, सरस्वती और इसकी सहायक नदी है दृश्यवती, इसके पूरे क्षेत्र के अंतर्गत कुरुओं का पूरा राज्य फैला हुआ था।
या जो तुर्वस, इसके अलावा जो तुर्वस और जो क्रीवी थे, तुर्वस और क्रीवी लोगों के मिलने से पांचाल नामक राज्य की स्थापना हो गई थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कई ऐसे वंश थे या जो कई ऐसे कबीले थे जो प्रारंभ में तो पूर्व वैदिक काल में तो इनके बीच में युद्ध हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये आपस में मिल गए और नए नए वंशों की स्थापना होनी शुरू हो गई। तो आइए इसके अलावा और भी क्या तथ्य हो सकते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कुरु मिलकर के यानी कुरु प्रदेश बना, फिर पांचाल प्रदेश बना। इसके अलावा हमने देखा कि लोहे के किस किस तरीके से प्रयोग हो रहे थे। हम देखने जा रहे हैं अब कि जो कुरु थे ये अंतिम शासक यानी कुरुओं का अंतिम शासक कौन था, उसका नाम था निचछू। कुरुओं के अंतिम शासक का क्या नाम था, निचछू। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पुरु और भरत के मिलने से कुरु वंश की स्थापना हुई। कुरुओं का वंश मैंने आपको बताया कि जो सरस्वती और जो द्रश्वती, इसकी सहायक नदी है द्रश्वती, इसका जो पूरा क्षेत्र था वो पूरा कुरुओं का क्षेत्र था। और जो पांचाल का क्षेत्र था, तो पांचाल का क्षेत्र आजकल का जो आधुनिक जो बरेली है, बंदायूं है, फर्रुखाबाद है, ये इसका क्षेत्र है, पांचाल का क्षेत्र। यानी जो कुरुओं का क्षेत्र है वो सरस्वती और द्रश्वती नदियों का, इसकी सहायक नदी द्रश्वती है, इसका पूरा क्षेत्र था। जो पांचाल था इसका पूरा क्षेत्र आज का यानी आधुनिक बंदायूं, बरेली, ये इसका आधुनिक क्षेत्र था। फर्रुखाबाद भी इसका आधुनिक क्षेत्र था। और अगर बात करते हैं कुरुओं, तो मैंने आपको बताया कुरुओं जिसका जो पूरा क्षेत्र मैंने आपको बताया सरस्वती द्रश्वती इसकी सहायक नदी का पूरा क्षेत्र था। और कुरुओं के जो अंतिम शासक, इसका अंतिम शासक निचछू है। और निचछू था, अब इसने किया था कि निचछू ने जब हस्तिनापुर में प्राकृतिक बाढ़ आ गई थी और इस बाढ़ के कारण इसने राजधानी को परिवर्तित किया था। निचछू ने राजधानी परिवर्तित किया था और राजधानी को हस्तिनापुर से ले जाकर के कौशांबी की तरफ ले गया था। तो कुरुओं का अंतिम शासक निचछू और इसने राजधानी हस्तिनापुर से ले जाकर के कौशांबी में परिवर्तित कर दिया था। तो मैंने आपको बताया अंतिम शासक के बारे में, उसकी राजधानी के बारे में। मैंने आपको जो पूरा कुरु का क्षेत्र बताया और आपको पांचाल क्षेत्र बताया कि आधुनिक बरेली, बंदायूं, फर्रुखाबाद है। और इस पांचाल की जो राजधानी थी, इसका जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। यानी जो पांचाल की राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। तो काम्पिल्य इसकी राजधानी थी पांचाल की। अब यहाँ और अगर हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो पांचाल था, पांचाल ये सबसे प्रसिद्ध था। ये पांचाल सबसे प्रसिद्ध था और सबसे विकसित था, प्रसिद्ध और विकसित था। अब चूंकि मतलब प्रसिद्ध और विकसित था। और पांचाल का शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत जो वैदिक सभ्यता थी उसके अंतर्गत पांचाल को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है वैदिक सभ्यता का। फिर से देखते हैं, जो पांचाल था, जो पांचाल राज्य था या जो पांचाल वंश था, उसके अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सबसे जो प्रसिद्ध या सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है। और पांचाल सबसे प्रसिद्ध या सबसे विकसित क्षेत्र था उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो पांचाल था, तो पांचाल उत्तर वैदिक काल में तो सबसे विकसित और प्रसिद्ध था। लेकिन जब उपनिषद काल आता है तो उपनिषद काल के अंतर्गत क्या हो जाता है, उपनिषद काल में पांचाल का जो स्थान था, पांचाल का स्थान परिवर्तित होकर के ये जो स्थान ले लेता है विदेह, जिसके राजा थे जनक। तो हमने क्या बात करी अभी तक, हमने बात करी कि कुरु के क्षेत्र को हमने देखा, कुरु के पूरे क्षेत्र को देखा, इसका क्षेत्र विस्तार कहां तक था। हमने इसके अंतिम शासक को देखा, राजधानी कौशांबी परिवर्तित हुई बाढ़ के कारण, इसको हमने देखा। फिर हमने जो पांचाल का क्षेत्र है उसको देखा, इसको देखने के बाद हमने देखा कि इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो सबसे विकसित था आपका पांचाल। और शतपथ ब्राह्मण में जो वैदिक सभ्यता का
जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है पांचाल को। लेकिन जैसे ही उपनिषद काल आता है तो पांचाल्य का स्थान ले लेता है विदेह, जिसका राजा था जनक, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे। जनक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इस बात को हमने समझा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित और उपनिषद काल में विदेह, जिसके राजा जनक थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और अथर्ववेद में कुरु राज्य की जो समृद्धि का चित्रण पूर्ण रूप से किया गया है। तो पांचाल राज्य के बारे में देखा और अथर्ववेद में देखा कि कुरु राज्य को जो प्रसिद्ध इसकी जो चित्रण है, समृद्धि का चित्रण किया गया है। इसके अलावा जो है एक और आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शतपथ ब्राह्मण में पांचाल को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। इसी शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि जो विदेह माधव थे, इन्होंने अपने जो गुरु थे इनके, जिनका नाम था राहुगण, इनकी सहायता से अग्नि से इस क्षेत्र के, यानी इनका क्षेत्र पांचाल के क्षेत्र का पूरा सफाया किया था। इसके अलावा इसकी अलग अलग बुक्स में कुछ और भी कहानियां हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इन्होंने सफाया किया था। तो अभी तक हमने उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इसके पूरे परिचय को देखा है। और इसके अलावा इसी क्रम में हम उत्तर वैदिक काल, इसी क्रम में हम क्या करेंगे कि उत्तर वैदिक काल की हम एक एक बात को, यानी इसकी जो भी इसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसकी जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जो तथ्य हैं आर्थिक, इन सभी को लेकर के एक एक करके हम सभी की चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चर्चाओं के साथ में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में जरूर बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और चूंकि मेरी इन सभी वीडियोस पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कोई व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं। अब ये मेरी वीडियो आगे बढ़ नहीं पा रही है, क्या वजह है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी हो सकता है कि यूट्यूब की जो भी अपनी कुछ एल्गोरिदम होती है कि लोग जब उसको देखते हैं तो देखते जाते हैं, तो उस प्रकार से कारवा बनता है और ये चीज आगे बढ़ती चली जाती है। तो प्लीज हेल्प करिए। और इतना अच्छा कंटेंट मैं अगर आप लोगों के लिए बना रहा हूं तो इतना उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद शेयर भी जरूर करेंगे, जिससे सभी लोग इस वीडियो को देख सके और मेरी जो मेहनत है वो सफल हो सके। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।